लॉज ऑफ मोशन का। लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंट्रेंस के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे मतलब 11th का स्टूडेंट हो 12th का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसको अगर अच्छे से कर लोगे तो आपको इंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी इंट्रेंस होता है उसमें लॉज ऑफ मोशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम स्टार्टिंग करते हैं लॉज ऑफ मोशन से और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपको कुछ स्टार्टिंग जो इंट्रेंस के टॉपिक है वो स्टार्ट करूंगा और इसके बाद ये कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद मैं इस चैप्टर का अब जो भी चैप्टर करूंगा उसका A to Z प्रॉब्लम मैं SC वर्मा से भी कराऊंगा और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं IIT में वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन एंड मूवेबल पुली। आज हम लोग कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन और मूवेबल पुली के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो सिचुएशन में कैसा, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिक्स्ड स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सरफेस फिक्स है। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2m। फिर देखो, और ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग के थ्रू इस पुली से कनेक्ट है, इस पुली का नाम है बी से कनेक्ट है और ये पुली मासलेस है और ये जो पुली आपको दिख रहा है ये भी मासलेस है और ये दोनों स्ट्रिंग, इधर साइड वाला स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग, ये दोनों मासलेस है। मतलब इसमें एज्यूम करो कि स्मूथ सरफेस है, सरफेस जो है स्मूथ है और स्ट्रिंग्स जो है वो मासलेस है और पुली भी मासलेस है। ऐसा सिचुएशन है। तो जैसा देख रहे हो आप, ये ब्लॉक इससे कनेक्ट है, फिर ये जो स्ट्रिंग है इधर वाला उसका एक एंड यहाँ पे ये क्लैंप है इससे कनेक्ट है, इससे बंधा हुआ है। फिर ये स्ट्रिंग इसके इस पुली के ऊपर से जा रहा है ओवर, फिर ऐसे, और उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड इस ब्लॉक से कनेक्ट है जिसका मास है m। ऐसा सिचुएशन है ये फिगर में जैसा देख रहे हो, ये सिचुएशन है आपका। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये जो पुली है ये तो मूवेबल है, पुली मूव करेगा और ये वाला पुली फिक्स है और ये मूवेबल है। इसमें क्या क्या मूवेबल है, ये जो ब्लॉक जिसका मास m है डाउनवर्ड जाएगा, ये पुली आगे जाएगा और उसके साथ ये वाला 2m मास भी इधर आगे जाएगा। इसमें 3 मूवेबल बॉडी हो गया, ये ब्लॉक, ये पुली और ये ब्लॉक, 3 मूवेबल है। तो जब पुली मूवेबल होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। अब हमको पता है, हमको ये नहीं पता कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमको ये नहीं पता कि दोनों का एक्सेलरेशन के बीच क्या रिलेशन होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक को आप होल्ड कर लो, इसको मैं होल्ड कर लेता हूं, ये जो ब्लॉक इसको मैंने होल्ड कर लिया और ये जो पुली है इसको मैं मूव करा के यहां ले आता हूं। अब मान लेते यहां से यहां तक, मैं पहले यहां था, इसको मूव करा के यहां ले आए, तो ये डिस्टेंस है x, मतलब मैं उसको x डिस्टेंस तक मूव करा है, मतलब यहां से यहां लाया तो ये डिस्टेंस x। अब देखो, अब सिर्फ इसको मैं होल्ड करके रखा था, स्ट्रिंग तो रेस्ट में है। तो फिर देखो, फिर अगर ये यहां से यहां आएगा तो इधर भी ये डिस्टेंस हो जाएगा x। अब यहां देखना आप, ये जब पुली यहां आएगा तो इधर का x इधर का x, 2x जो होगा, 2x जो होगा वो स्ट्रिंग का वो इधर रिमेन मतलब बचा हुआ रहेगा। फिर क्या करते हैं, जब यहां लाते हैं उसको, यहां लाने के बाद फिर इसको होल्ड कर लेते, इस पुली को मैंने पहले यहां से यहां ले आया, इसको होल्ड करके रखा था। फिर यहाँ डिस्टेंस x ऊपर मतलब x है, तो इधर खाली हो जाएगा स्ट्रिंग का कितना पार्ट, 2x। फिर क्या करते हैं, इस पुली को होल्ड कर लेते हैं और इस ब्लॉक को मैंने होल्ड करके रखा था, इसको छोड़ देंगे, इधर छोड़ेंगे। देखो इधर खाली स्ट्रिंग कितना पार्ट खाली हो गया था, 2x, तो जब छोड़ेंगे तो 2x डाउनवर्ड आएगा।
तो 2x जब डाउनवर्ड आएगा इसका मतलब क्या होगा कि ये पुली अगर x मूव करता है तो ये कितना करेगा 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा इस पुली का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a। ऐसा है। फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अब इतना कंफर्म हो गया कि इसका एक्सेलरेशन अगर a हुआ तो इसका हो जाएगा 2a। अब यहां देखो इसका a होगा इसका 2a होगा, तो ये आगे जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड, इस स्ट्रिंग से ये वाला ब्लॉक कनेक्टेड है। अगर इसका a होगा तो इसका भी कितना होगा a होगा, तो इसका एक्सेलरेशन 2m मास का भी कितना हो जाएगा a होगा। इस ब्लॉक का भी 2m का a हो गया। और इसका a इसका a है, इसका a हुआ, तो फिर इसका कितना आ रहा है 2m। इस तरह से पहले हम लोग क्या करते हैं एक्सीलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सीलरेशन है क्या रिलेशन होगा मूवेबल पुली का और उससे कनेक्टेड जो ब्लॉक होता है उसका। तो मैंने एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया, इसका a तो इसका 2a। ओके, उसके बाद क्या करते हैं फिर फोर्स क्या क्या लग रहा है उसको निकाल लो आप। इसमें mg क्या होगा डाउनवर्ड लगेगा, हर बॉडी में mg डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इधर वाला स्ट्रिंग देखो, ये जो स्ट्रिंग है ये वाला, ये तो सेम स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग मासलेस भी है। तो स्ट्रिंग अगर सेम होगा और मासलेस होगा तो टेंशन हर जगह क्या होगा बराबर आएगा। तो इस स्ट्रिंग में इधर वाले स्ट्रिंग में मैं मान लेता हूं टेंशन T1, तो टेंशन T1, तो T1 ऐसे लिख सकते हैं उसको, टेंशन हमेशा इनवर्ड होता है। फिर इधर भी T1 होगा, इधर भी T1 होगा, यहां भी T1 होगा और यहां भी T1 होगा। ऐसा है। फिर इधर वाले स्ट्रिंग में मान लेते हैं अलग स्ट्रिंग है, जिसमें मान लेता हूं T2, तो T2 ठीक है। मैंने सारा फोर्स जितना लग रहा था वो इसमें निकाल दिया। अब क्या करते हैं इक्वेशन लिखते हैं हर मूवेबल बॉडी का। तो पहले मैं इसका लिख लेता हूं इक्वेशन। इस बॉडी को देखो, इस ब्लॉक को देखो, इसमें एक फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड और एक फोर्स लग रहा है T1 वर्टिकली अपवर्ड, और दोनों इसके अपोजिट है। और ये ब्लॉक जा किधर रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है मतलब डाउनवर्ड वाला फोर्स ज्यादा होगा और अपवर्ड वाला फोर्स कम होगा, इसीलिए डाउनवर्ड जा रहा है। तो नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, ज्यादा वाले में कम वाले को माइनस कर देते हैं तो नेट फोर्स आ जाएगा। इसमें ज्यादा वाला क्या होगा mg और कम वाला क्या होगा T1। तो फिर नेट फोर्स का निकालेंगे तो क्या आएगा mg माइनस T1, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यही करेंगे इसमें। तो पहले यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास, इसका मास है आपका m। इस ब्लॉक का हमको इक्वेशन निकालना, इसमें एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था तो डाउनवर्ड वाला ज्यादा था, अपवर्ड वाला कम है, तो क्या लिखेंगे mg माइनस T1। इक्वेशन आ जाएगा इसका mg माइनस T1 इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन कितना है 2a। तो क्या आ गया ये mg माइनस T इक्वल टू m इंटू 2a, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। इसका इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब इस पुल्ली का लिख लेता हूं, पुल्ली भी मूव कर रहा है। फिर लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पुली। इस पुली का नाम मैंने रखा है बी, तो पुली बी। अब इस पुली को कितना फोर्स लग रहा है T1 दोनों फोर्स इधर लग रहा है, और ये फोर्स T2 इधर लग रहा है, और पुली जा किधर रहा है इधर जा रहा है।
तो नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ज्यादा वाला में से कम वाले को माइनस करेंगे। जब दो अपोजिट फोर्स लगे, मतलब दो साइड का फोर्स, दो साइड फोर्स लगेगा और बॉडी एक साइड जा रहा है, जिस साइड जाएगा उसमें से जिसके अपोजिट उसको माइनस करते हैं। इसमें देखो इधर इधर का फोर्स कितना होगा 2T1 और उसके अपोजिट कितना रहा T2। बॉडी जा रहा है इधर, मतलब इधर का फोर्स 2T1 है, ये ज्यादा होगा और T2 क्या होगा, कम होगा। तब तो ज्यादा वाला से कम वाला को माइनस करेंगे, उसको क्या लिखेंगे 2T1 माइनस T2। तो 2T1 माइनस T2 नेट फोर्स आएगा, इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो उसी वैसे इसको भी करते हैं तब। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पुल्ली बी। इसका इक्वेशन लिखो, इधर का फोर्स कितना है 2T1, फिर माइनस इधर कितना होगा T2, इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। सिचुएशन में कैसा है कि ये पुली मासलेस है, तो मास तो उसका है नहीं, तो मास क्या लेंगे 0, और एक्सीलरेशन कितना उसका a, तो एक्सीलरेशन a है तो 0 इंटू a कितना आएगा 0, तो 0 इंटू a 0 आएगा, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे लोग 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो पुली का इक्वेशन आ गया, इस मूवेबल पुली का। अब आते हैं इस ब्लॉक का, तब इसका इक्वेशन लिखता हूं। इसका क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, सॉरी इसका मास 2m है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2m, इसका इक्वेशन लिखा। अब इस ब्लॉक को देखो, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है T2, तो जब एक ही फोर्स लग रहा है, तो एक ही फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स T2 आएगा। तो क्या लगेंगे इसको, तो T2, और नेट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इधर कितना है 2m, तो 2m और एक्सीलरेशन इधर कितना है a, तो क्या लिखोगे 2m इंटू a। इक्वेशन नंबर हो गया 3। फिर मैंने इसका इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन लिखने के बाद फिर हम इस ब्लॉक का इस ब्लॉक एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, और स्ट्रिंग, इसमें दो स्ट्रिंग है, एक इधर वाला स्ट्रिंग और एक इधर वाला स्ट्रिंग। इधर वाला स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इधर वाले में T2, तो हमको T1 और T2 भी एक्सीलरेशन फाइंड करके फाइंड कर लेंगे। तब क्या करते हैं हम, अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहां पर देखो 2T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा कि 2T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो 2T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा T2, ऐसा होगा। और इस T2, अब देखो 2T1 इक्वल टू T2 आ रहा है मेरा, तो T2 की जगह हम 2T1 लिख सकते हैं। क्या करते हैं इसको, ये T2 इक्वल टू 2T1 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। तो उसके बाद मैं लिखता हूं ऐसे, पुट T2 इक्वल टू 2T1 इन इक्वेशन कितना हो 2। तो T2 इक्वल टू T1 है, इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। तो जब पुट करोगे तो कितना आएगा 2, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है ना, इक्वेशन नंबर 3 में करना उसको T2 का वैल्यू। T2 इक्वल टू कितना है 2T1 इक्वल टू कितना आएगा ये 2ma, तो 2 कैंसल हो जाएगा और T1 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका ma, T1 ma आया। अब T1 का जो भी वैल्यू आया उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। फिर लेंगे पुट कितना था T1 इक्वल टू ma इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब T1 का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, T1 ma है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो
पुट करने के बाद क्या आ रहा है, इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका एम जी माइनस T1 इधर क्या आएगा एम ए इक्वल टू कितना इधर 2ma। पुट T1 इक्वल टू एम ए इन इक्वेशन 1 ऐसा होगा। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3ma इक्वल टू mg। तो फिर a इक्वल टू कितना हो जाएगा ये g/3, mm कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा g/3। ये किसका एक्सीलरेशन है, इस पुली का, और ये जो ब्लॉक है जिसका मास 12 उसका। तो मुझे इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ गया, कितना आ गया g/3। ठीक है, अब इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड करो जिसका मास m है। तो यहाँ पे एक रिलेशन था, इसका एक्सेशन था a, तो इसका हम स्टार्टिंग में कितना निकाले थे 2a होगा, ऐसा बताया था आपको। ये 2a होगा। फिर निकालता हूं मैं एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कितना है वो 2m। नहीं, इस ब्लॉक का मास m, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m। इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा वो 2a है, तो क्या लिखेंगे 2a। तो 2a की जगह कितना आएगा g/3। ये कितना आ गया 2g/3, मतलब इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा 2g/3। यहाँ तक आ गया। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया मैं, इसका भी फाइंड कर लिया, 2g/3 आया और इसका g/3 आया था। उसके बाद निकालते हैं टेंशन। तो पहले मैं यहाँ देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर 3 में T2 इक्वल टू 2ma। मैं सबसे पहले T2 फाइंड कर लेता हूँ। तो लिखता हूँ टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को मान लेता हूँ 1 और इस स्ट्रिंग को मान लेता हूँ 2। टेंशन इन द स्ट्रिंग 1, मतलब ए वाला स्ट्रिंग में। अब पहले T2 फाइंड कर लो, स्ट्रिंग 2 इसका निकालो। टेंशन इन द स्ट्रिंग 2, इसे में टेंशन निकालते हैं। तो इस इक्वेशन से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 में क्या है T2 इक्वल टू 2ma। तो T2 इक्वल टू 2ma है ऐसा। तो 2ma की जगह क्या होगा g/3। तो T2 आ गया इस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग 2 माना मैंने, इसमें टेंशन कितना आ गया 2mg/3। तो T2 मैंने फाइंड कर लिया। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन स्ट्रिंग 1 में, अब स्ट्रिंग 1 कितना है T1, तो उसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखो, इसी से एक था रिलेशन 2T1 इक्वल टू T2, इसको भी इक्वेशन मान लो आप। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब हमको T1 आ जाएगा इससे। फिर मैं किधर मिटा दूं T1 T2, इसको मिटा देता हूं। इसको मिटाने के बाद मैं T1 फाइंड कर लेता हूं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इसमें कितना है 2T1 इक्वल टू T2। तो T2 मेरा कितना आया है 2mg/3। तो T2 में क्या लेंगे 2mg/3। फिर देखो ये 2 कैंसल हो जाएगा। तो T1 कितना आ जाएगा आपका mg/3।
T1 T2 आ गया, इस एक्सट्रीम टेंशन भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो मैंने सब फाइंड कर लिया। और इसमें एक और चीज फाइंड करना होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। अब यहां देखो, यहां भी एक क्लैंप है, इस क्लैंप, ये जो क्लैंप है इस पुली पे कितना फोर्स लगाता होगा, और उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ सिचुएशन देखो कैसा होगा। तो मैं सबको मिटा देता हूं। अब मैं इसका देखते हैं। ये ऐसा है, ये पुली है, ये वाला पुली, ये इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, ये फोर्स कितना है T1, और एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, ये भी है T1। तो दो ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और दोनों इक्वल भी है। तो जब दो परपेंडिकुलर फोर्स होगा और दोनों इक्वल भी होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के बीच से आएगा, ऐसे आएगा, तो ऐसे आएगा। तो इसको मैं ऐसे ऐसे करके अलग से लिख देता हूं। अब सिचुएशन ऐसा आपका, ये क्लैंप था, ये क्लैंप है, फिर इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T1, दोनों बराबर है, इक्वल है, दोनों भी इक्वल है। मैं बताया था दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो दोनों के बीच से आएगा, ऐसे, ठीक है। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। इसमें जब करेंगे तो क्या होगा, T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस, ये भी T1 स्क्वायर है, तो T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2T1। ये कितना होगा, √2T1, तो √2T1 आएगा ये। अब रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया, तो ये फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब देखो, ये जब इधर लगेगा, ये जो क्लैंप था, एक क्लैंप पे इतना फोर्स लगा √2T1, तो ये एक्शन होगा तो उतना ही रिएक्शन देगा एक क्लैंप, जैसे ये है। अब यहाँ कंफर्म हो गया कि रिजल्ट, ये T1 रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इस पे लगेगा और उसका वैल्यू √2T1, तो ये एक्शन होगा, उतना ही ये क्लैंप रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन जितना देगा वही फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए होगा। इसका मतलब क्लैंप इस पुली पे कितना फोर्स लगेगा, तो √2T1। फिर यहां पर लिख देता हूं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, और पुली का नाम क्या है, ए, ऑन द पुली ए कितना लगेगा, वो √2T1। तो T1 में निकाले रहेगा कितना था, mg/3, ये कितना होगा, √2mg/3। जब ऐसा क्वेश्चन होता है जितने उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालना होगा, टेंशन निकालना होगा, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन पुली भी निकालना होता है। तो मैंने सब कुछ निकाल दिया। ऐसे इसको सोल्व करते हैं, जब मूवेबल पुली होगा तो उसके प्रॉब्लम को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो मैंने इसमें जितना भी चीज फाइंड करना होता है मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। तो उसका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये फर्स्ट है, इसके बाद और भी केस होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा केस कराऊंगा, कांस्टेंट रिलेशन एंड मूवेबल पुली का, ठीक है। थैंक यू।